बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की लास्ट वीडियो यानी तो हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी बुक की एग्जांपल, जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड, और उसमें भी एक ही कायरल सेंटर होता है। और अगर जनरल उसका फॉर्मूला हम देखें तो हमारे पास है 3 कार्बन है, तो हम लिखेंगे C3, और हमारे पास हाइड्रोजन है, कितने 4 5 6 हाइड्रोजन होंगे C3H6 और ऑक्सीजन होंगे O3। तो इसका जो जनरल फार्मूला है वो तो C3H6O3 है। और जब आप इसको लैक्टिक एसिड की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास इसका नाम लैक्टिक एसिड का आयोपैक नेम है आपके पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक एसिड, इसका जनरल नेम हुआ। अब इसमें स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें इसका, तो एक स्ट्रक्चर है आपके पास C बॉन्ड OH, इसी तरह यहाँ आपके पास CH3, यहाँ आपके पास H, और ये आपके पास क्या हो COOH हो। अब अगर इसी स्ट्रक्चर का मैं क्या करूं, एक दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर बनाऊं, तो आपके पास बनेगा कार्बन सेंटर में जो OH राइट पे था, अब वो OH क्या कर जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा, और जो CH3 आपके पास लेफ्ट में था वो क्या आ जाएगा, राइट पे। C डबल बॉन्ड OH ऊपर ही और H नीचे ही। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, जिसको हम लैक्टिक एसिड कॉमनली कह रहे हैं, इसके भी 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। और क्यों पॉसिबल हैं, जो कंडीशन ऑप्टिकल आइसोमर्स की हम कहते थे वो कंडीशन हम अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, अगर एक कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी 100% होती है। तो जी हाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर है आपके पास, कायरल सेंटर है आपके पास, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके इर्द गिर्द 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, CH3H OH और COOH। तो एक कायरल सेंटर पे तो 100% प्रोबेबिलिटी थी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा पॉइंट जो हम कहते थे कि उस कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको इस कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना भी चाहता हूँ तो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। एक तरफ आपके पास क्या रह जाएंगे, OH और H रह जाएंगे, और दूसरी तरफ आपके पास COOH और CH3 रह जाएंगे। तो ये कंपाउंड इक्वल हाफ में भी डिवाइड नहीं हो सकता। और तीसरा पॉइंट था, यानी इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसकी, और नो प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता था कायरलिटी को। और कायरलिटी के लिए नो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होनी चाहिए थी। और सेंटर ऑफ सिमेट्री का पॉइंट ये था कि 2 सेम ऑब्जेक्ट जो हैं, या 2 जो ऑब्जेक्ट हैं स्पेशली, वो क्या हो, इक्वल डिस्टेंस में हो। तो ये जो 2 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, और सेम ऑब्जेक्ट भी इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है यहाँ। तो यहाँ तो सेम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ से आएगी। इसका मतलब 2 सेम ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस पे, पहले तो 2 सेम ऑब्जेक्ट नहीं है और फिर इक्वल डिस्टेंस भी नहीं है उनका, तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसका मतलब इसमें कायरलिटी होनी चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या है, कायरल है। और कार्बन भी कायरल सेंटर भी मौजूद है इसमें, इसका मतलब 100% ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकती है। वैसे स्ट्रक्चरली ये मॉलिक्यूल आपको सेम दिखने होंगे, लेकिन जब आप ऑप्टिकल एक्टिविटी देखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी में मॉलिक्यूल को क्या करेगा, मॉलिक्यूल की यानी लाइट को क्या रोटेट करेगा, एक मॉलिक्यूल लेफ्ट में और दूसरा मॉलिक्यूल लाइट को क्या कर रहा होगा, राइट को रोटेट कर रहा होगा। और मैंने कहा था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसा फिनोमेना है जो आप पोलरिमीटर से चेक कर सकते हैं, और कायरलिटी भी आप पोलरिमीटर से ही चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली चेक करना सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री से की जा सकती है। तो अब हमें पता नहीं है कि कौन सा लेफ्ट पे रोटेट करता है, कौन सा राइट पे। तो सपोज मैं पहले का कह देता हूँ कि वो डेक्स्ट्रो वाला है, तो वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और दूसरा क्या करेगा, लियो वाला है। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये कलर चेंज करने पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला सपोज डेक्स्ट्रो है, और ये प्लस वाला ही रहेगा फिर, और ये लियो वाला है, और लियो वाला माइनस कहलाता है, यानी ये लाइट को क्या करेगा, लेफ्ट पे रोटेट करेगा। और अगर आपने देखना भी है इन दोनों को 3D अगर शेप आपने 2D में देखनी है इसकी, इन 3D शेप हम 2D में कैसे बनाते हैं, तो ये फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है। और उस फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू कैसे दिखाते हैं, तो मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को आपको 2D में भी डिफ्रेंशिएट करके दिखा सकता हूँ कि वो कैसे ड्रॉ होते हैं।
तो ये नीचे जो आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे अब कैसे हम इनको 2D में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो OH आपको सपोज ऐसे दिखा रहा हूँ मैं कि ये जो OH है जो डैश डैश फॉर्म में दिख रहा है, ये आपकी प्लेन से यानी जिस स्क्रीन को आप देख रहे हैं उस स्क्रीन से बैक पे जा रहा है, और ये जो बोल्ड लेटर में जिसको बोल्ड कर रहा हूँ या डैश फॉर्म जिसको मैं कह रहा हूँ वेज शेप है, इसको वेज कहा जाता है, ये हमारी तरफ आ रहा है यानी स्क्रीन से बाहर की तरफ आपकी तरफ आ रहा है। और वो CH3 ग्रुप सपोज मैं कह देता हूँ कि ये CH3 ग्रुप था, और जो C डबल और OH है ये एक ही प्लेन में है और H भी उसी प्लेन में ड्रा हुआ है जिसमें C डबल OH है। तो C डबल OH C और H तो एक ही प्लेन में है, लेकिन OH आपसे दूर जा रहा है और CH3 आपसे आपकी तरफ आ रहा है। तो ये एक हुआ डेक्स्ट्रो वाला, सपोज ये हुआ। इसी का लियो आपने इसी प्लेन में शो करवाना है और मिरर इमेज शो करवाना है, तो आपने कार्बन ड्रॉ कर देना है। और अब आप OH जो आप डैश में शो कर रहे थे वो OH अब आप क्या शो करेंगे, वेज में शो करेंगे। तो ये जो OH है अब मैं वेज में शो कर देता हूँ कि अब OH आपकी तरफ आ रहा है, पहले OH आपसे दूर जा रहा था। और अब जो CH3 था जो आपके पास था, करीब आ रहा था या आपकी तरफ आ रहा था, अब वो CH3 क्या करेगा, आपसे दूर जा रहा है नेक्स्ट मॉलिक्यूल में, और C डबल बॉन्ड OH तो ऐसे ही रहेंगे। तो H और H तो 2D में भी हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो इस तरह, लेकिन ये ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम जनरली ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही ड्रॉ कर रहे होते हैं कि OH राइट पे और CH3 लेफ्ट पे और CH3 राइट पे और CH3 लेफ्ट पे। तो उसी के बेसिस पे हम डेक्स्ट्रो और लियो, और किसी को आप डेक्स्ट्रो और किसी को आप लियो कह सकते हैं। ये नहीं है इसमें कि आप 2D में बता सके कौन सा लियो है, कौन सा डेक्स्ट्रो है और कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। मैं पहले ही बहुत सारी मतलब बता चुका हूँ, इसलिए कि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें बताएं कि कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लियो है। ये डेक्स्ट्रो और लियो बताना पोलैरिमीटर का काम है। लाइट को लेफ्ट पे और लाइट को राइट पे रोटेट करना पोलैरिमीटर का काम है। उसके बेसिस में हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल हैं, और इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इसमें कायरल सेंटर भी है, और सारे पॉइंट्स ऑप्टिकल आइसोमर्स के थे वो प्रूफ करता है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एनेंटिओमर्स कहलाएंगे। लेकिन इसी से रिलेटेड एक पॉइंट जो आपको बुक में कहता है कि इसका तीसरा आइसोमर भी पॉसिबल है। एक आइसोमर तो आपने ये पढ़ा कि ये आइसोमर है, मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ कि एक आइसोमर आपके पास ये 1 वाला है और ये 2 वाला दूसरा आइसोमर है, लेकिन वो कहता है कि इसका तीसरा आइसोमर भी पॉसिबल है। तो कौन सा वो आइसोमर होगा, आप इन दोनों का इक्वल अमाउंट ले लें। इस प्लस वाले का भी 50 सपोज मॉलिक्यूल लिए हैं और माइनस वाले के भी 50 मॉलिक्यूल लिए हैं। दोनों को जब आप मर्ज करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं, तो दोनों मिक्स होके आपको जो आइसोमर्स देता है उसको ये कहते हैं कि दोनों का जो मिक्सचर है प्लस फॉर्म भी इक्वल है और माइनस, यानी आपने प्लस फॉर्म भी उठाया, एक मिनट में आपने प्लस वाला भी उठाया और वो 50% रखा, यानी प्लस वाले भी आपके पास 50% हैं, 50% प्लस वाले हैं आपके पास सपोज, और इसी तरह आपके पास उसी टाइम 50% जो है माइनस वाले भी हैं। तो 50% प्लस और 50% माइनस वाले। अब दोनों के जो ऊपर वाले दोनों थे वो दोनों लाइट को एक लेफ्ट पे और एक राइट पे रोटेट करता था, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम था कि सपोज ये एंगल 50% क्लॉकवाइज पे रोटेट कर देता है, या मैं कह देता हूँ कि ये 50 डिग्री एंगल से रोटेट करता है लाइट को। सपोज मैं इसको 50% नहीं कहता, इसको कह देता हूँ कि 50 डिग्री एंगल से रोटेट करता है लाइट को, या 90 डिग्री आप कह दें लाइट को रोटेट कर देता है, कि 90 डिग्री लाइट को रोटेट कर देता है। जो प्लेन पोलराइज लाइट थी बिल्कुल उसको 90 डिग्री पे ले जाता है क्लॉकवाइज, और दूसरा लाइट को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे रोटेट कर देता है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को कहते हैं एक प्लस फॉर्म, एक माइनस फॉर्म, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम थे। अगर दोनों का मिक्सचर में इक्वल अमाउंट रखता हूँ तो दोनों, जो एक रोटेट कर रहा था क्लॉकवाइज और दूसरा जो रोटेट कर रहा था लाइट को एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल। और ये जो मिक्सचर कहलाएगा, ये जो मिक्सचर जिसमें आपके पास 50% क्या है, डेक्स्ट्रो वाला है, 50% लियो वाला है, ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है क्या, रिसिमिक मिक्सचर। तो ये आपके पास नया टर्म आ रहा है
जो आपने याद रखना है। तो रिसिमिक मिक्सचर क्या है हमारे पास? रिसिमिक मिक्सचर दोनों ऑप्टिकल आइसोमर का, लेफ्ट और राइट का इक्वल अमाउंट में लिया गया मिक्सचर को कहा जाता है रिसिमिक मिक्सचर। और इस रिसिमिक मिक्सचर को भी आपकी बुक गिनती है कि ये क्या है हमारे पास तीसरा ऑप्टिकल आइसोमर है। तो आपसे कोई पूछेगा कि लैक्टिक एसिड के कितने आइसोमर हैं, तो आपने 2 नहीं बताने, बल्कि क्या बताना है? आपने बताना है कि आपके पास कितने आइसोमर हैं? 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं इसके, 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं इसके। लैक्टिक एसिड के 3 आइसोमर्स हैं, 2 तो एनेंटियोमर्स हैं एक दूसरे के, और एक है आपके पास। उन दोनों एनेंटियोमर का इक्वल अमाउंट, इक्वल परसेंटेज रखें और आप उसका मिक्सचर बनाएं। जो मिक्सचर बनेगा उसकी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये ऑप्टिकली क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि लाइट जो लेफ्ट वाला है आइसोमर, वो राइट वाले आइसोमर की ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो ये था रिसिमिक मिक्सचर। जो टर्म्स आज हमने यूज किए इसमें ये थे एनेंटियोमर्स, रिसिमिक मिक्सचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कायरल सेंटर, कायरलिटी, और इसी तरह डायसिमेट्रिक और लैक्टिक एसिड की एग्जांपल हमने यूज की 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हमने कहा, और हमने कहा इसके 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। नेक्स्ट वीडियो, चूंकि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? मीजो कंपाउंड को पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये प्रूफ करूंगा कि एक कायरल सेंटर के अलावा जब 2 कायरल सेंटर आ जाते हैं, और टार्टारिक एसिड की एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे उसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि वाकई ही जो कंपाउंड है हमारे पास, अगर कायरल सेंटर वहाँ मौजूद भी हो तब भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं कर सकते। जिस पॉइंट को मैंने कहा था कि एक कायरल से ज़्यादा कायरल सेंटर, एक कंपाउंड में एक कायरल से ज़्यादा कायरल सेंटर हो जाएं तो ऑप्टिकली इनएक्टिविटी भी हो सकती है। हमेशा कायरल सेंटर पे ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होती। रिसिमिक मिक्सचर के लिए आप एक लफ्ज़ याद रखिए जो मैं आखिर में बताना चाह रहा हूँ, वो है एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। मैं इस वाले लेफ्ट को मिटा देता हूँ और यहाँ दोबारा एक्सटर्नल कंपनसेशन को लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये जो टर्म है, क्यों एक्सटर्नल कंपनसेशन का टर्म मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं मीजो कंपाउंड में एक टर्म यूज़ करूँगा इंटरनल कंपनसेशन, तो आपको पता हो। जो रिसिमिक मिक्सचर है उसमें एक्सटर्नल कंपनसेशन के थ्रू मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। कैसे कि एक लेफ्ट वाला आप ले आते हैं और एक लियो वाला राइट वाला ले आते हैं और दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों सॉल्युबल होते हैं और दोनों क्या कर जाते हैं? एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी का इफेक्ट खत्म कर देते हैं और दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन करके ऑप्टिकल एक्टिविटी को ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी ऑप्टिकल कंपाउंड्स को ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है मिक्सचर में। तो ऐसे को कहा जाता है एक्सटर्नल कंपनसेशन और ऐसे मिक्सचर को कहते हैं रिसिमिक मिक्सचर। 2 कायरल कार्बन हो तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरह शो होती है और तब कौन से कंपाउंड को हम ऑप्टिकल आइसोमर कह सकते हैं और किस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर कहेंगे, जिसमें हम ये भी प्रूफ करेंगे कि कायरल कार्बन अगर एक से ज़्यादा हो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं भी हो सकती। और यही वो पॉइंट है कि 100% हम नहीं कह सकते कि एक कंपाउंड में अगर कायरल कार्बन मौजूद है तो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी बुक की एग्जांपल से ही, जो कि है टार्टारिक एसिड की। तो टार्टारिक एसिड की जो एग्जांपल है आपके पास, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर टार्टारिक एसिड का होता है। टार्टारिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं। पहले ये बता देते हैं कि जनरल फार्मूला C4 और उसके जो हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो H6 और जो ऑक्सीजन है हमारे पास वो हैं 4 और 6, वो भी क्या हैं? C4H6O6। तो ये हमारे पास इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसके जब हम आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं और स्टीरियो आइसोमर्स ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है C डबल बॉन्ड OH, दूसरे पेन से ड्रॉ कर देते हैं C डबल बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड H और यहाँ
C डबल बॉन्ड OH। तो अगर आप कार्बन गिने तो इसमें 4 कार्बन है, हाइड्रोजन गिने तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन गिने तो 2 ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड के, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के भी 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के 1 ऑक्सीजन, तो ओवरऑल 6 ऑक्सीजन हो जाते हैं। तो C4H6O6 का एक कंपाउंड तो ये बनता है स्टीरियोआइसोमर। दूसरा जो स्टीरियोआइसोमर आपके पास बनता है, इसका दूसरे कलर से ड्रॉ कर देते हैं, C डबल बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड OH। अब अगली पोजीशन पे कार्बन पे चेंज हो जाए, C यहाँ OH आ जाए, जो लाइट लेफ्ट पे थे वो राइट पे आ जाएं, और जो राइट पे थे वो लेफ्ट पे आ जाएं, H और C डबल बॉन्ड O और डबल OH। कभी कभी मैं डबल बॉन्ड कह देता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, C डबल OH है। तो सपोज इसको मैं कह देता हूँ ये डेक्स्ट्रो वाला है, प्लस वाला है, और ये हमारे पास क्या है, माइनस वाला इसका आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर है। और मैं बताता भी हूँ कि इसमें कायरल सेंटर कितने हैं। तो देखें, एक कायरल सेंटर ये वाला कार्बन है, और इसमें इसी तरह एक कायरल सेंटर ये है। दूसरा जो कायरल सेंटर है, इसमें ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है। इसको प्रूफ करने के लिए अगर हम देखें तो पहला जो कंपाउंड है जिसमें इस कायरल सेंटर की बात करें या इस कायरल कार्बन की अगर मैं बात करूं, इसे मैं मिटा भी देता हूं तो इस कार्बन पे आपके पास एक तरफ OH अटैच है, ये वाला OH ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ आपके पास H अटैच है, और एक तरफ आपके पास C डबल OH है, और पूरा अगला जो ग्रुप है वो तो पूरा ही कम्प्लेक्स ग्रुप है। इसी तरह इससे नीचे वाला कार्बन, इसके नीचे वाले कार्बन की अगर हम बात करें, और इवन हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं कि 1 और 2 कार्बन की हम बात कर रहे हैं, तो वो कायरल सेंटर था, और यहाँ आपके पास थर्ड कार्बन भी क्या होगा, कायरल सेंटर होगा, कि एक तरफ H अटैच है, दूसरी तरफ OH, और तीसरी तरफ C डबल OH, और ऊपर की तरफ तो आपके पास टोटली डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो इसमें आपके पास 2 कायरल कार्बन मौजूद हैं, 2 कायरल कार्बन हैं यहाँ। तो आप यहाँ लिख रहे हैं कि 2 कायरल कार्बन हैं, ये हो गए 2 कायरल कार्बन। इसी तरह नेक्स्ट कार्बन में भी हमारे पास क्या होंगे, 2 कायरल कार्बन होंगे। तो हमारे पास 2 कायरल कार्बन इस केस में भी हैं, नेक्स्ट कंपाउंड में भी, कि ये कायरल कार्बन है, यानी अगर इसकी नंबरिंग की जाए तो 1 2 3 और 4, तो 2 और 3 वाले आपके पास क्या हैं, कायरल कार्बन हैं। और मैं इसके डॉट्स हटा देता हूँ ताकि आपके पास आसानी हो समझने में। इस केस में भी आपके पास 2 कायरल कार्बन है। अब अगर आप देखें कि OH ग्रुप की जो अरेंजमेंट है दोनों में, फर्स्ट कंपाउंड में जो आपके पास सेकंड कार्बन पे OH था वो आपके पास राइट पे था, सेकंड कंपाउंड में जो OH है और उसका सेकंड कार्बन है उसका OH आपके पास क्या है, लेफ्ट में। फर्स्ट कंपाउंड में जो थर्ड पोजीशन पे कार्बन था आपके पास, उसमें OH लेफ्ट पे था, लेकिन सेकंड कंपाउंड में आप देखें तो वही OH क्या हो जाता है, राइट पे चला जाता है। तो ओवरऑल इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, बॉन्ड कहीं भी चेंज नहीं हुए कि बॉन्ड कार्बन से टूट के कहीं और किसी के साथ चले गए या कोई मेन चेन में चेंज आया हो। यानी स्ट्रक्चरली ये चेंज नहीं है एक दूसरे से, फिजिकली भी ऑलमोस्ट सेम है, केमिकली भी सेम है, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी इनकी क्या है, दोनों से डिफरेंट है। ये दोनों ऑप्टिकल एक लेफ्ट पे रोटेट कर रहा है राइट को, लाइट को, और एक राइट पे रोटेट कर रहा है लाइट को। तो सपोज मैं कह देता हूँ कि पहला वाला राइट पे रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो कहलाया, दूसरा लेफ्ट पे रोटेट कर रहा है जिसको मैंने नेगेटिव से शो किया हुआ है वो लियो कहलाया, और एक जो क्लॉकवाइज है उसको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को लियो कहते हैं। और हमें कैसे पता चला कि लेफ्ट और राइट है, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये हमें पोलैरिमीटर से पता चलेगा, डायरेक्टली आप नहीं बता सकते कौन सा लेफ्ट है कौन सा लियो है। यहाँ एक दो तो ये आइसोमर बने, ये दोनों आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज भी आपको दिख रहे होंगे। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, आप कहीं से भी डिवाइड करेंगे, आप देख लीजिए कहीं से भी डिवाइड करेंगे इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे, और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं, एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेजेस भी हैं। तो अगर मिरर इमेज भी हैं और एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं, तो मिरर इमेज होना, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना और ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होना, ये किसकी प्रॉपर्टी कहलाती है,
ये ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमर में स्पेशली कौन से आइसोमर कहलाते हैं? इनको कहा जाता है एनेंटियोमर्स। तो ये तो एनेंटियोमर्स हो गए। लेकिन इसी कंपाउंड को अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा लिख दूं तो एक नया कंपाउंड हमारे पास आएगा कि COOH हो जाए, यहाँ आपके पास COH हो जाए और यहाँ आपके पास H आ जाए। COH यानी दोनों H में एक साइड पे लिख दूं तो अब ये कंपाउंड टोटली डिफरेंट होगा उन दूसरों से। लेकिन इस कंपाउंड में बड़ी अजीब सी प्रॉपर्टी है कि आप सोच रहे होंगे कि फिर इसका तो हम क्या बना सकते हैं, मिरर इमेज भी बना सकते हैं। तो आपके लिए बना रहा हूँ कि आप सोच सकते थे कि दोनों जो OH हैं जो राइट पे थे वो अब लेफ्ट पे आ जाएं, C बॉन्ड OH और यहाँ COOH। कि आप सोच रहे थे कि COO और H जो हैं और इसी तरह COOH हैं, तो ये दोनों कंपाउंड भी तो एक दूसरे से टोटली डिफरेंट दिख रहे हैं और ये एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे और एक दूसरे के एनेंटियोमर्स होंगे। तो आपके बताने के लिए ये दोनों एक ही कंपाउंड है, ना ही ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं और ना ही ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। और ऐसी क्या वजह हुई कि ये दोनों एक ही कंपाउंड है, ना ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं और दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज वाली कहानी भी नहीं है। और जब आप दोनों में से कोई भी ड्रॉ करेंगे ये सेम ही कंपाउंड होगा। पहले केसेस में ये जो दोनों यानी 1 और 2 एग्जांपल में बता रहा था वो दो डिफरेंट कंपाउंड थे, वो ऑप्टिकली भी डिफरेंट थे और 3D में स्टीरियो आइसोमर्स भी थे और एनेंटियोमर्स भी थे, एक दूसरे के मिरर इमेज भी थे, नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी थे। लेकिन इस एग्जांपल में ये दोनों सेम ही कंपाउंड हैं, तो मैं इसका एक ही कंपाउंड ड्रॉ करूंगा और मैं इसका रीजन बताऊंगा कि ये एक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना ही नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाता ही नहीं है। और क्यों नहीं दिखाता, आप उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है इंटरनल कंपनसेशन। अगर आप इस स्ट्रक्चर को इक्वल हाफ में डिवाइड करें तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, चाहे यहाँ कायरल कार्बन मौजूद हैं, मतलब ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। मैंने कहा था कि एक कायरल कार्बन से ज़्यादा कायरल कार्बन पे हम पॉसिबिलिटी नहीं लगा सकते कि वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है। तो आप इस स्ट्रक्चर को देखें कि यहाँ भी 2 कायरल कार्बन है, लेकिन ये मॉलिक्यूल हाफ में डिवाइड हो सकता है, इक्वल हाफ में। आप ऊपर वाली बॉडी देखें तो OH और H जिस साइड पे है, इसी तरह नीचे वाली बॉडी में OH और H उसी साइड पे है और ऊपर COOH अटैच है, तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी और नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। और मैंने कहा था एक लफ्ज हम यूज करेंगे इंटरनल कंपनसेशन। तो देखिए, अगर सपोज ऊपर वाला कायरल कार्बन लाइट को क्या कर देता है, सपोज मैं कह रहा हूँ कि ऊपर वाला कार्बन लाइट को राइट पे रोटेट करता है, यानी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो दूसरा वाला कार्बन उसके इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसिल करेगा और वो लाइट को क्या करेगा, लेफ्ट पे रोटेट कर देगा। तो ये दोनों इंटरनली कंपनसेट कर देते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, ऑप्टिकल एक्टिविटी को, कि एक कार्बन जो कायरल कार्बन है वो लाइट को राइट पे रोटेट कर रहा है, दूसरा उसी लाइट को क्या कर रहा है, लेफ्ट पे रोटेट कर रहा है। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को इंटरनली कंपनसेट कर देते हैं। दोनों में इंटरनली क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से और इंटरनल कंपनसेशन होने की वजह से इस कंपाउंड को कहा जाता है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इसका मतलब ये थर्ड आइसोमर हमने इसका ड्रॉ किया है। फर्स्ट आइसोमर आपके पास ये था, सेकंड आइसोमर आपके पास क्या था, ये वाला था, और थर्ड आइसोमर आपके पास ये वाला है। जो थर्ड आइसोमर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज है, बुक में नहीं लिखा गया लेकिन आपने यहाँ याद रखना है, इंटरनल कंपनसेशन। जब इंटरनल कंपनसेशन होगी, मैं इसको अच्छा लिख देता हूँ, जो कि हमेशा मेरी राइटिंग गंदी होती है और इसमें हमारे डायरेक्टर भी डांटते रहते हैं, लेकिन क्या किया जाए राइटिंग का। तो इंटरनल कंपनसेशन होगी यहाँ, इंटरनल कंपनसेशन। और इंटरनल कंपनसेशन में आपको समझा चुका हूँ कि एक कायरल कार्बन क्या कर रहा है, लाइट को राइट पे रोटेट कर रहा है और उसी के साथ वाला दूसरा कार्बन जो कायरल कार्बन है वो लाइट को लेफ्ट पे रोटेट कर रहा है और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को इंटरनली कंपनसेट कर देते हैं। लाइट सीधा पास हो जाता है, लाइट को इफेक्ट ही नहीं हो पाता
और अगर सपोज मैं एक ट्यूब रखूँ और उस ट्यूब में मैं आपने इस कंपाउंड को रखा हो, स्पेशली ये जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जब इससे लाइट पास होगी तो बिल्कुल स्ट्रेट ही पास होगी, और जब आप इन कंपाउंड से टेस्ट ट्यूब में लाइट को पास करेंगे तो वो लाइट हो सकता है कि लेफ्ट पे हो चुकी हो सकता है राइट पे रोटेट हो चुकी हो, कहीं ना कहीं उसको डिफ्लेक्शन मिली होगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो ये था इंटरनल कंपनसेशन, और इस कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें इंटरनल कंपनसेशन होती है। इसके लिए बड़ा स्पेसिफिक टर्म है भाईजान, बहुत स्पेसिफिक टर्म है आपकी बुक में, जिसको कहा जाता है मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कायरल कार्बन तो होते हैं जिसका मिरर इमेज नहीं होता, इंटरनल कंपनसेशन होती है, वो लाइट को रोटेट नहीं कर सकता, जिसमें दो कायरल कार्बन होना ज़रूरी है। मीजो कंपाउंड में दो कायरल कार्बन होंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो जो आपकी बुक में कहा गया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कार्बन का होना, कायरल कार्बन का होना ज़रूरी है, तो यहाँ डिस्प्रूव हो रहा है। इन्होंने खुद भी कहा है कि टार्टारिक एसिड का ये वाला एग्जाम्पल है, मीजो कंपाउंड है, और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि मैंने कहा ये इंटरनल कंपनसेशन शो कर रहा है। तो अगर इंटरनल कंपनसेशन शो कर रहा है और मीजो कंपाउंड है, ये 3 आइसोमर थे जो हमारे पास टार्टारिक एसिड के थे, और टार्टारिक एसिड का चौथा आइसोमर भी पॉसिबल है। वो आइसोमर ये लोग कहते हैं कि कौन सा आइसोमर है, अगर आप क्या करें, अगर आप प्लस और माइनस को, यानी जो आपके पास प्लस और माइनस थे आपने अलग अलग रखे हुए थे ट्यूब में, तब तो वो लाइट को राइट पे और लाइट को लेफ्ट पे रोटेट कर रहे थे। लेकिन वही अगर आप दोनों का मिक्सचर रख दें एक ट्यूब में और इक्वल परसेंटेज में रख दें, 50% पॉजिटिव और 50% आप क्या रखें, नेगेटिव वाला करें, और इस ट्यूब से आप लाइट को पास करें, सपोज वो लाइट येलो है तो वो लाइट क्या करेगी, बिल्कुल स्ट्रेट पास हो जाएगी। और यही वो शो कर रही है कि 50% दोनों के अगर रखेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है रोटेट करने में, लेकिन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं डायरेक्शन में, कि लाइट को एक लेफ्ट पे एक राइट पे रोटेट कर रहा है, मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से। ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, और ये इंटरनल कंपनसेशन करता है। तो आपने दोनों एग्जांपल पढ़ ली यहाँ, इंटरनल कंपनसेशन की भी। ये कौन सी कंपनसेशन की वजह से बना है? ये बना है एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। तो एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से जो लाइट को रोटेट ना कर पाए, ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर। और इस रेसिमिक मिक्सचर को भी गिना जाता है इनके आइसोमर में। तो टार्टारिक एसिड के कितने आइसोमर हुए? 4 आइसोमर हुए। और इसके बाद मैं 1, 2, 3 एग्जांपल और भी सॉल्व कर लेता हूँ जिसमें 2 कायरल कार्बन होंगे और उसके आइसोमर्स पढ़ लेते हैं।